हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अतुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभाष पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जानेंगे उसके निर्वाचन के बारे में, उसकी पदावधि के बारे में, कार्यकाल के बारे में, निर्वाचन की विधि, कैसे निर्वाचित होता है हमारा राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति, इन दोनों में अंतर क्या है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, इन सब के बारे में। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यदि इससे पहले जान लेते हैं सरकार की व्यवस्था, भारत में सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं। यदि सरकार की व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सरकार दो प्रकार की है, एक संघ में यानी कि केंद्र सरकार, दूसरा राज्य में राज्य सरकार। ये सरकार की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर सरकार बनती है, जिसे संसद के नाम से जानते हैं। बात आगे चर्चा करें हम अनुच्छेद 79 की, जिसमें संसद के बारे में बताया गया है। वहीं राज्य की बात करते हैं तो विधानसभा, विधान परिषद कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है, तथा राज्यपाल। ये हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें से लोकसभा का, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है। आइए बात करते हैं, यदि इनका विभाजन किया जाए सरकार का, तो इसे हम तीन रूपों में देख सकते हैं, तीन नहीं चार रूपों में। जैसे संघ सरकार, इसे हम एक मिनट, इसे हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और महान्यायवादी यदि हम केंद्र सरकार को पढ़ते हैं तो केंद्र सरकार में हमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और महान्यायवादी, इन चारों के बारे में हमें जानना होगा। यदि इनका भी विभाजन किया जाए तो हमें कार्यपालिका को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कार्यपालिका को हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
मंत्रिपरिषद तथा कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, कैग जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। महान्यायवादी, इन कार्यपालिका के जब विभाजन करते हैं तो उसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद तथा कैग के बारे में, महान्यायवादी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि इनसे जुड़े हुए अनुच्छेदों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 से 62 तक, 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेदों को बताया गया है। वहीं पर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये है अनुच्छेद 63 से 73 के बीच में बताया गया है। यदि प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 एवं 75 में बताया गया है। वहीं मंत्रिपरिषद भी इसी के अंतर्गत आता है। तथा कैग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। यदि इनके अनुच्छेदों की बात करते हैं तो कार्यपालिका को अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में बताया गया है। इस कार्यपालिका को हम 52 से अनुच्छेद 78 तक के बारे में चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे 77 और 78 नहीं दिखाई दे रहा है। 77 और 78 में, अनुच्छेद 77 एवं 78 में इस सरकार के कार्यों के बारे में बताया गया है कि सरकार के क्या क्या कार्य हैं, उन सब के बारे में 77 और 78 में बताया गया है। सरकार के कार्य, यदि कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में बताया गया है। वहीं पर विधायिका अनुच्छेद 79 से 123, 79 से 123 मतलब संसद से लेकर राष्ट्रपति के अध्यादेश तक विधायिका की बात की गई है। वहीं पर न्यायपालिका की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 से 147, 124 से 147 के बीच में न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। यदि महान्यायवादी की बात करते हैं तो महान्यायवादी अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में चर्चा की गई है। जानेंगे भारत का महान्यायवादी कौन होता है और इन सब के बारे में चर्चा हम करेंगे। इतना अच्छा डिटेल से आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसको आप एक स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं जिससे आपको कभी भी इसका विभाजन देख सकते हैं और इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कार्यपालिका के बारे में पूछा जाता है कि कार्यपालिका के लिए कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, या न्यायपालिका के लिए, महान्यायवादी के लिए, राष्ट्रपति, इन सब के लिए अलग अलग से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही आपको इसे याद करके रखना है। आइए आज हम शुरू करेंगे कार्यपालिका को। कार्यपालिका को हम अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में जानेंगे। 52 से 78 के बीच में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।
आइए जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका जिसमें अनुच्छेद 52 से 78 के बारे में बताया गया है, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से अनुच्छेद बताए गए हैं? अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। यदि अनुच्छेद 52 की बात करें, अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा इस साइड में अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस आपको अनुच्छेद 52 में केवल इतना ही याद करना है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होने की, उसके पद की चर्चा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्य एवं शक्तियां राष्ट्रपति की क्या कार्य होंगे। इसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्य बहुत सारे हैं, जैसे विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, इन सभी शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं अनुच्छेद 54 के बारे में। अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन के बारे में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचन मंडल की बात करता है। यदि निर्वाचन मंडल की बात करें, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी। आप जानेंगे, इसे हम हटा देते हैं जिससे आपको याद रहे। देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा, क्योंकि दिल्ली में और पुडुचेरी में ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं पाई जाती हैं। यदि विधानसभाएं पाई जाती हैं तो वे, उनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में भाग लेंगे। इन सभी सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की जिम्मेदारी है। यही सदस्य, इन सभी के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर लिखिएगा निर्वाचित सदस्य,
निर्वाचित सदस्य। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको लोकसभा पूछा जाएगा, राज्यसभा पूछा जाएगा, विधानसभा पूछा जाएगा, उसके आगे दिया जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद, ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम ऑप्शन में रहेंगे। आपको इसको ध्यान में रखना है, जिससे कि इनके सारे सदस्य विधान परिषद के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये आपको याद करके रखना है। ऐसा क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे भी गए हैं, इसलिए आपको इसे याद करके रखना है। ये है हमारा अनुच्छेद 54। यदि अनुच्छेद 55 की बात करते हैं, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव की विधि की बात करता है। राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होगा, उसकी क्या विधि है, इसके बारे में चर्चा करता है। आइए जानते हैं इसकी क्या विधि है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या विधि है। इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 55, इसमें निर्वाचन की विधि बताई गई है। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, जिसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। अच्छा, अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, जिसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। तो यदि इनके मूल्यों की बात करते हैं, इनका मत क्या होगा, तो उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। एक सेकंड। यदि हम बात करते हैं कि विधायकों के मत की, तो यदि विधायकों का मत मूल्य जाने, तो विधायकों का मत मूल्य, एक विधायक का हम एमएलए लिखते हैं सीधा, एक विधायक का मत मूल्य जो है कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या तथा राज्य के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, वीएस का मतलब समझेंगे आप विधानसभा, यदि राज्य की जनसंख्या और उसके निर्वाचित एमएलए जो विधायक हैं उनसे भाग कर दिया जाए, तो एक विधायक का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 21 करोड़ है तथा यहाँ विधानसभा की सीटें 403 पाई जाती हैं। यदि इसको हम बात कर दिए देखते हैं, लगभग 2 लाख के लगभग यहाँ का एक विधायक का मत मूल्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुल एमएलए, टोटल विधायक जितने भी भारत में विधायक हैं, उनके मत मूल्यों को देखा जाए तो 54, 94, 95, आप अच्छे से याद कर पाएंगे इसे।
54, 94, 95। फिर से याद करेंगे 54, 94, 95। ये टोटल विधायक पूरे भारत के विधायकों का मत मूल्य है। अब आइए जानते हैं कि भारत में सांसदों का एक मत मूल्य कैसे निकालते हैं। एक सांसद का मत मूल्य सभी विधायकों के मत मूल्य को यदि हम निर्वाचित सांसदों से भाग कर देते हैं विधायकों का मत मूल्य यदि इनको हम निर्वाचित सांसदों से भाग कर देते हैं सभी विधायकों के मत मूल्य को निर्वाचित सांसदों से भाग कर देते हैं तो हमें एक सांसद का मत मूल्य प्राप्त होता है। जैसे विधायकों का मत मूल्य अभी हमने देखा कि 5, 4, 9, 4, 9, 5 बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है। राज्यसभा के और लोकसभा के टोटल मेंबर 776 होते हैं। यदि इनको भाग करके देखा जाए तो एक सांसद का मत मूल्य 708 आता है। 708 एक सांसद का मत मूल्य 708 है। वहीं पर जो 776 का देखा जाएगा तो इससे गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा। 708 को 776 से गुणा करेंगे तो 54, 94, 08 ये रहा हमारा सांसदों का मत मूल्य, सभी सांसदों का मत मूल्य। और ये रहा हमारा विधायकों का मत मूल्य। यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 10,98,93 तभी सभी विधायक एवं सांसदों का मत मूल्य 10,98,903 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो वहीं पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि विधायक और एमएलए इन दोनों का अनुपात, एमएलए और एमपी और एमएलए इन दोनों का अनुपात ही दिखाई देता है। इसलिए हम इसे कहते हैं आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यह रहा हमारा मत मूल्य। यदि वर्तमान राष्ट्रपति की बात करते हैं जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी महिला के रूप में, प्रथम आदिवासी महिला रूप में राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। यदि उनकी बात करते हैं तो उन्होंने इस चुनाव में एक मिनट, हमने विधायकों के और सांसदों के मत मूल्य को जान लिया। अब जानते हैं कि एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है। जैसे वर्तमान में बात करते हैं, जिससे आम जनता जो चुनाव करती है तो वह एक व्यक्ति को वोट करती है केवल। जैसे यदि हमारा बैलेट पेपर देखें तो उसमें
जितने भी खाने हों, जैसे इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी। तो आम चुनाव में क्या होता है कि एक व्यक्ति को चुनाव वोट देता है, वो सपा को देता है, बसपा को देता है, कांग्रेस को देता है, बीजेपी को देता है। तो क्या होगा, एक व्यक्ति एक पार्टी को वोट दे रहा है, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि बात करें तो एक व्यक्ति जितने भी सदस्य होते हैं सभी को वोट करता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति ए है, वह प्रतिनिधि जैसे 1, 2, 3 और 4, जैसे ए व्यक्ति है वह, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि निर्वाचन पद्धति के बारे में। यदि इसमें एक व्यक्ति क्रमशः क्रम के अनुसार वोट करता है, यदि बी, सी और डी, यदि इन चारों को मान लें, यदि ए की पहली पसंद बी होता है तो ये चुनाव अपना पहला वोट इसको देगा 1 नंबर पे। फिर उसको अच्छा लगता है कि 4 नंबर वाला अच्छा है, फिर वो इसको देता है। फिर 3 नंबर पे इसको वोट देता है और 4 नंबर पर इसको वोट देता है। तो वह क्रम के अनुसार वोट देगा। यदि बी को लगता है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट जो है वह ए है तो वह एक को चुनता है सबसे पहले। इसी आधार पर हम क्रमशः चुनते हैं, क्रम अनुसार सभी को वोट देते हैं। यदि ये चुनाव की जब गिनती की बात करते हैं, जब गणना होती है इसकी, तब हम देखते हैं कि यदि कोई वैध मत का आधा +1, 50% +1, यदि कोई व्यक्ति मत पा जाता है तो वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 57 के बारे में। अनुच्छेद 57 में, सॉरी 56 देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 56 की बात करें, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात या कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कहिए या पदावधि कहिए, पदावधि का मतलब है कि वह पद पर कितनी अवधि तक रह सकता है। सामान्यतः कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। यह कार्यकाल कब से माना जाएगा? यह जब से चुनाव हुआ है या जब से उसकी क्या कहते हैं, इसके सामान्यतः मानते हैं कि जिस दिन से शपथ लेता है राष्ट्रपति, जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन से इसकी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 57 बात करता है राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के बारे में। यदि हम 2 देशों की तुलना करें, भारत और अमेरिका की, तो भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, ये कोई सीमा नहीं है।
आप एक बार हुई, 2 बार हुई, 10 बार हुई, कोई ऐसा लिखा नहीं है कि किस आयु तक आप राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं। वहीं पर यदि यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति 2 टर्म के लिए, 2 बार के लिए केवल राष्ट्रपति चुना जा सकता है। वहीं पर भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे यदि वर्तमान बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुनाव चुने गए, परंतु अभी तक 2 से अधिक बार कोई चुनाव नहीं जीत पाया है। यह रहा हमारा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 की बात करें, अनुच्छेद 58 योग्यता की बात करता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल है। यदि अनुच्छेद 58 में देखें, अनुच्छेद 58 योग्यता की बात करता है। योग्यता की बात करते हैं तो पहला योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है लोकसभा के लोकसभा के रूप में निर्वाचित होने की प्रक्रिया रख सकता हो। वह लोकसभा के चुनाव के लिए योग्यता रख सकता हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। वहीं पर तीसरी बात करते हैं, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तथा चौथा है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल माना जाएगा, योग्य माना जाएगा। इसमें आप सोच रहे होंगे कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, लाभ के पद पर नहीं, सरकारी नौकरी मिल भी नहीं रही है, वैसे भी लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। 25 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति है तो वह निर्वाचित हो सकता है लोकसभा में। तो ऐसे में तो सभी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया और दी गई है। आइए जानते हैं। यदि बात करते हैं वो कौन सी प्रक्रिया है, आइए जानते हैं। कहा गया है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि यदि संसद के सदस्य, यदि लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी जिससे विधेयक आता है, उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब 50 लोग कहें कि हाँ यह हम इनको राष्ट्रपति के रूप में योग्य मानते हैं, तब तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य माना जाएगा तथा 15,000 रुपये उसे जमानत राशि देना पड़ेगा। यदि वह राष्ट्रपति चुनाव में 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है,
सभी मत का यदि 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो उसकी यह जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जिससे कहते हैं कि इन एमएलए की जमानत जब्त हो गई, तो वह 1/6 मत से 1/6% वोट से कम वोट पाया होता है। ये रहा हमारा राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों की बात करता है। अनुच्छेद 59 पद एवं वेतन एवं भत्ता। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सरकारी आवास, गाड़ी, मोबाइल, बिजली बिल, इन सब की सेवाएं राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं तथा राष्ट्रपति को वेतन इसी के अनुसार 5 लाख रुपए प्राप्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। यह रहा हमारा अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जिसकी शपथ सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, वह संविधान की रक्षा करने के लिए तथा पद एवं गोपनीयता की रक्षा की शपथ लेता है। यह रहा हमारा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग के बारे में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, यदि राष्ट्रपति ही संविधान का उल्लंघन करने लग जाए तो उसको या इसके संविधान के विपरीत कार्य करने लगे या अपने ही आधार पर कानून बनाने लगे, अपने ही आधार पर कार्य करने लगे, तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। आप महाभियोग आप लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में लाइए, कहीं से भी आप महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं, चाहे लोकसभा से लाइए चाहे राज्यसभा से लाइए, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बताना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। 14 दिन पूर्व उसे सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा हमारा अनुच्छेद 61। तो हम जान चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य, उसके कौन कौन से कार्य हैं, वित्तीय, विधायी कार्य, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, इन सभी शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।